हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 6 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ स्टूडेंट इसरो से सब्जेक्टेड है हमारे पास। सो इसरो ने लॉन्च किया है एमेजोनिया 1। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। एमेजोनिया 1 बेसिकली हमारे पास ब्राज़ील से रिलेटेड एक सैटेलाइट था जिसको इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हमारे पास ब्राज़ील के लिए कोई स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च किया हो। तो याद रखिएगा, एमेजोनिया 1 कौन सी कंट्री का सैटेलाइट था? ब्राज़ील का सैटेलाइट था। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? जहाँ से हम अमूमन हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, याद रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और इसको लॉन्च करने के लिए हमने PSLV C51 का यूज़ किया, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो देखिए लगातार हमारे पास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। और अभी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हमने स्पेस में भेजना है, तो उसके लिए इंडिया में, आपको बता दो एक अच्छा क्वेश्चन, इंडिया में एक स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा, इंडिया का जो स्पेस फ्लाइट सेंटर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ बनाया जा रहा है? दैट इज इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। जी हाँ, याद रखिएगा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में हमारे पास बनाया जा रहा है इसरो का स्पेस फ्लाइट सेंटर। ओके, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को आने वाले टाइम में ट्रेन किया जाएगा ताकि वो स्पेस मिशन को हैंडल कर सके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इसरो ने रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हमारे पास साइंस एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हमारे पास बच्चों को और हमारे जो इंडियंस है उनको आगे लाया जा सके। सीड प्रोग्राम, दैट इज स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। फुल फॉर्म याद रखिएगा सीड की। सीड प्रोग्राम इसरो का एक प्रोग्राम है, दैट इज स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो ये एक सीड प्रोग्राम का नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ब्राज़ील की सैटेलाइट के बारे में। सो नाम यहाँ पर एक रिवर के नाम पे रखा गया है, एमेजोनिया 1। देखिए, अमेजोन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लंबी रिवर्स में से एक है। मैं ये कह सकता हूँ विश्व की सबसे लंबी रिवर नाइल है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारे पास अमेजन है। ठीक है, जो कि 3 कंट्री से होकर फ्लो करती है, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील। जी हाँ, याद रखिएगा, जो अमेजन रिवर है वो 3 कंट्री से होकर फ्लो करती है, पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो हमारे पास अमेजन रिवर है वो कौन सी, अब विश्व की इतनी फेमस रिवर है, कौन सी माउंटेन पीक से हमारे पास ओरिजिनेट करती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी माउंटेन पीक से ओरिजिन माना जाता है हमारे पास अमेजन रिवर का। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास मिस्मी माउंटेन पीक। जी हाँ, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, मिस्मी माउंटेन पीक। ये माउंटेन पीक आपको देखने को मिलेगी पेरू में। जी हाँ, ये माउंटेन पीक आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पेरू में। ओके, सो बेसिकली ये जो अमेजन रिवर है पेरू से ओरिजिनेट होती है, कोलंबिया जाती है और फिर ब्राज़ील में हमारे पास एंट्री लेती है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लाइसेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूपी। सो DGCA हेयर मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसने हमारे पास क्या कहा है, लाइसेंस दिया है। ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए। अब यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, याद रखिएगा। एक तो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिनको हमारे पास किसान नेता के रूप में जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, बहुत ही फेमस किसान लीडर हुआ करते थे। इनके नाम पर एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। उसके अलावा हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, जो कुशीनगर एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल हब के रूप में क्यों एस्टेब्लिश किया गया? कुशीनगर का संबंध स्टूडेंट है हमारे पास गौतम बुद्धा से। याद रखिएगा, गौतम बुद्धा की जो हमारे पास डेथ हुई थी, ठीक है, तो वो हमारे पास कुशीनगर में हुई थी। ऑल्दो उनका जो बर्थ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा समय उत्तर प्रदेश में बिताया। ठीक है, तो अब बहुत से जो हमारे पास रिलीजियस लोग हैं वो कुशीनगर विजिट करना चाहते हैं। सो यहाँ से अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो हमारे पास होती हुई आपको दिखाई देंगी। जब मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट प्रीचिंग हुई थी हमारे पास, याद रखिएगा, बुद्धा को लेकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट प्रीचिंग बुद्धा द्वारा की गई थी उसको डिपिक्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो फर्स्ट प्रीचिंग हुई थी उसको डिपिक्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा, उसको डिपिक्ट करने के लिए व्हील एंड डियर को यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, हमारे पास जो फर्स्ट प्रीचिंग हुई थी उसको हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी DEER, डियर, माय अपोलॉजीज, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक। तो फर्स्ट प्रीचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हील एंड डियर को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि जो हमारे पास सरमन्स हुए हैं,
जो गौतम बुद्धा द्वारा, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्धा की, तो जो उनके सरमन्स हुए हैं, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्धा के मैक्सिमम सरमन्स कहाँ हुए हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, गौतम बुद्धा गेव मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस, जहां पर उन्होंने अपना ज्ञान जो है लोगों में बांटा। ओके, सो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट श्रावस्ती। जी हाँ, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती इज अगेन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो मैक्सिमम सरमन्स जो हैं गौतम बुद्धा के यहाँ पर। ठीक है, और गौतम बुद्धा की टीचिंग्स तो अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और हमारे पास बुद्धिज्म को हम दो पार्ट्स में स्टूडेंट जनरली स्प्लिट करते हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धिज्म मेनली दो पार्ट्स में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया पाकिस्तान एग्री टू ऑब्जर्व 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम गोलीबारी नहीं करेंगे। तो 2003 में इसको लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था और अब फिर से इस एग्रीमेंट को फॉलो करने की बात चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि गोलीबारी से हर रोज क्या होता है, कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, हमारी साइड से भी उनकी साइड से भी, तो नुकसान दोनों साइड से है बेसिकली। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एग्रीमेंट को मानने को तैयार हो गए इंडिया और पाकिस्तान। और यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है उसको लेकर डिस्कशन हमारी तरफ से किसने की, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। सो अगर मैं बात करूं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ, राइट नाउ हु इज द डीजीएमओ, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। जी हाँ, याद रखिएगा, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ओके, सो है जनरल बीएस राजू, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग काम करते हैं, जो हमारी नॉर्मल बॉर्डर्स है, जैसे राजस्थान में इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है या फिर पंजाब साइड है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम करती है। बीएसएफ के बारे में भी याद रखिएगा। अदरवाइज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर मिलिट्री काम करती है। बीएसएफ जो है 1968 में हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश इन द ईयर 1968। डू रिमेंबर द ईयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश अस्थाना। ठीक है, बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है राकेश अस्थाना। ठीक है, सो ये भी अपने आप में क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर बेसिकली बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो काम करती है। अब देखिए दोनों कंट्रीज बेसिकली चाहती क्या है। दोनों कंट्रीज, अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, इंटेलेक्चुअल वे में बात करें, तो हमें अपने डिफरेंसेस को भुलाकर प्रोग्रेस की तरफ आगे काम करना चाहिए। मिलिट्री प्रोक्योरमेंट पे हर साल बहुत सा पैसा बर्बाद होता है, और दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन पोजेस करती हैं बेसिकली। तो अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरा अभी क्वेश्चन आप लोगों से है कि पाकिस्तान में, जैसे हम अपने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है वो हमारे पास डेजर्ट में हमने की थी। ठीक है, आपको पता ही होगा, पोखरण राजस्थान। ठीक है, सो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो कौन सा डेजर्ट है जहां पर उन्होंने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान फेमस डेजर्ट साइट फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान फेमस डेजर्ट साइट फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान का कौन सा डेजर्ट है जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, खरान डेजर्ट, ये एक फेमस डेजर्ट है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि खरान डेजर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा। सो दैट इज इन पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, किस नाम से जानते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, सो याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, किसको, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास रशिया लॉन्च आर्कटिका एम। ओके, सो आर्कटिक, बेसिक आर्कटिक जो रीजन है उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, एक सैटेलाइट लॉन्च। और ये सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है, रशिया ने किया है। बेसिकली रशिया 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास क्लाइमेट मॉनिटरिंग और हमारे पास जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है आर्कटिक में, बेसिकली उसको मॉनिटर करेंगे। देखिए आर्कटिक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो अगर थोड़ा सा हम इस तरह से देखने की कोशिश करें, ऊपर आर्कटिक, ठीक है, नीचे अंटार्कटिक, तो इन दोनों से जो ठंडी हवाओं को नीचे आने से जो रोकने का काम करता है वो है पोलर वोर्टेक्स। याद रखिएगा, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक से ठंडी हवाओं को रोकने के लिए जो फिनोमिना ज्योग्राफी का काम करता है उसको हम बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। ओके, और इसके डिस्टेबलाइज होने की वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा कि आजकल जो हमारे पास कंट्रीज हैं जो आर्कटिक के पास हैं वहां पर एक्सट्रीम ठंड आपको आजकल देखने को मिल रही होगी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन।
रशिया की बात करें स्टूडेंट, तो रशिया एक ऐसी कंट्री रहा है जो हमारे पास स्टार्टिंग से ही वर्ल्ड में डोमिनेट करता आया है। आज भी कंट्री ऐसा है कि डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से परचेज करते हैं। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि एक बहुत ही फेमस बुक है अप्रैल थीसिस, एक बहुत ही फेमस बुक है अप्रैल थीसिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रशिया के किस फेमस व्यक्ति ने अप्रैल थीसिस नाम की जो बुक है वो लिखी है। रशिया से किस फेमस पर्सन ने हमारे पास अप्रैल थीसिस के नाम से बुक जो है वो लिखी है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, व्लादिमीर लेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, और सिंपली लेनिन के नाम से हम इन्हें जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो इनकी लिखी हुई एक बहुत ही फेमस बुक है अप्रैल थीसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूक्रेनियन रेसलिंग कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट। तो इंडियन रेसलर विनेश फोगाट, द फेमस फोगाट सिस्टर फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से फेमस फोगाट सिस्टर हैं। तो हमारे पास उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 53 kg वेट कैटेगरी में, यूक्रेन में हुई एक हमारे पास टूर्नामेंट में। तो अगर हम समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, तो इनकी वेट कैटेगरी। ठीक है, वेट कैटेगरी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वेट कैटेगरी अमूमन पूछ लिया जाता है कि प्लेयर का नाम देकर कि वो कौन सी वेट कैटेगरी में हमारे पास फाइट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इस टूर्नामेंट में कई सारे इंडियन रेसलर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। ठीक है, और फोगाट सिस्टर्स पहले भी इंडिया का नाम कई जगहों पर ऊंचा कर चुकी हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जैसे फोगाट सिस्टर्स हैं, उसी तरह से हरियाणा से एक और बहुत फेमस हमारे पास रेसलर हैं। ठीक है, बजरंग पूनिया, एक बहुत ही फेमस रेसलर है हमारे पास बजरंग पूनिया। मेरा क्वेश्चन सेम है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बजरंग पूनिया कौन सी वेट कैटेगरी से हमारे पास फाइट करते हैं। बजरंग पूनिया जो है वो कौन सी वेट कैटेगरी से फाइट करते हैं। ओके, सो याद रखिएगा स्टूडेंट 65 kg कैटेगरी में। ठीक है, याद रखिएगा 65 kg कैटेगरी में हमारे पास बजरंग पूनिया हमारे पास जनरली प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरस आजीविका मेला 2021। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने सरस आजीविका मेला 2021 को हमारे पास इनोग्रेट किया नोएडा हाट। ठीक है, और यहाँ पर रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म मिला ताकि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सके। ठीक है, 27 स्टेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर हमारे पास कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो पुअरेस्ट पुअर हैं, भारत के जो गरीब से भी गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था हमारे पास, आजीविका नेशनल लाइवलीहुड मिशन। जी हाँ, याद रखिएगा, हमारे पास एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था हमारे पास आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, जिसको बाद में नाम दे दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। याद रखिएगा, इसको बाद में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, जिसको हम इन शॉर्ट NRLM के नाम से जानते हैं, उसको बाद में नाम दे दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो बिल्कुल पुअर हैं, पुअरेस्ट पुअर हैं, उनकी हेल्प करना। तो बेसिकली इस स्कीम का टारगेट क्या है, मैं आपको टारगेट बताता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का मेन टारगेट क्या है कि 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ पीपल को हमारे पास 7 करोड़ हाउस होल्ड्स को, बेसिकली मैं बोला जी 7 करोड़ हाउस होल्ड्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हेल्प करना, उनको इस कैपेबल बनाना कि वो अपनी जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाए। मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की यूज करते हुए 7 करोड़ हाउस होल्ड्स की मदद करना। सो दैट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके तहत कई सारी हमारे पास स्कीम्स जो हैं वो ऑन गोइंग है स्टूडेंट।
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो जैसे अगर हम बात करें, जैसे आजीविका एक्सप्रेस ग्रामीण योजना, कई सारी स्कीम्स जो हैं इस स्कीम के अंदर हमारे पास दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर चलाई जा रही हैं, ठीक है। सो अब आपको ये याद रखना है कि हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। ये बीजेपी एक फॉर्मर हमारे पास लीडर हुआ करते थे, और जिनके नाम पर यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्टूडेंट पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सो आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अंत्योदय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, अंत्योदय दिवस, क्योंकि वो दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे होता है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ गया कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो दैट इज 25 ऑफ सितंबर। 25 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन रिड्यूस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास कोविड की वजह से जो हमारे पास एनर्जी कंजप्शन है वो कम रही पिछले साल, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने यहाँ पर रिपोर्ट देते क्या कहा है कि जो CO2 एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस हुए हैं 5.8% और 2 बिलियन टन इन 2020 ड्यू टू पैंडेमिक। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हमने कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम किया है, और लार्जेस्ट एनुअल परसेंटेज डिक्लाइन सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला CO2 एमिशन में। अब अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का आफ्टर चाइना एंड US। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा एमिटर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कंट्री है, चाइना, सेकंड नंबर पे US, और इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। और यहां पर आप देखिएगा कि सभी कंट्रीज की तरफ से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑल्दो हमारे पास एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि UNFCCC ये वो संस्था है जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, क्लाइमेट चेंज को बेसिकली रोकने के लिए। दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संस्था क्या बोलती है? ये संस्था बोलती है कि जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल एमिशन 45% कम करना पड़ेगा बाय 2030 ऑफ द 2010 लेवल। कि अगर क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को मीट करना है, जो हमने टारगेट रखा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अगर उसको मीट करना है तो कंट्रीज को अपना 45% जो है कार्बन मिशन रिड्यूस करना पड़ेगा 2030 तक, जो वो 2010 में करते थे उसके कंपैरेटिवली। तो अपने आप में डिफिकल्ट टारगेट है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हम अगर तभी कर पाएंगे जब हम रेन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। न्यूक्लियर एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहती है कि रेडिएशन लीकेज का खतरा। तो मेनली हमारा फोकस होना चाहिए रेन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। सो रेन्यूएबल एनर्जी का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम CO2 एमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हम कह रहे हैं कि लगातार CO2 एमिशन बढ़ता जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एटमॉस्फेयर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि CO2 की परसेंटेज कितनी है एटमॉस्फेयर में। CO2 मेक्स हाउ मच % ऑफ द एटमॉस्फेयर? CO2 की कितनी परसेंटेज है हमारे पास एटमॉस्फेयर में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर याद रखिएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है हमारे पास 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हमारे पास कम मात्रा में है, इतना बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन ये जितनी है उतनी ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर और ज़्यादा बढ़ती रही तो डेफिनेटली जो हमारे पास क्लाइमेट और वेदर फिनोमिनाज हैं वो गड़बड़ होंगे, और कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जो है वो ह्यूमन लाइफ और बाकी लाइफ पे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, कार्बन के जो एमिशंस है, CO2 के जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है। फर्स्ट RRB इन इंडिया टू लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी। तो व्हाट इज KYC? नो योर कस्टमर। देखिए, ये जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है ये किस लिए इंट्रोड्यूस की गई थी? आपने एक संस्था का नाम स्टूडेंट सुना होगा मेरे पिछले करंट अफेयर्स की वीडियोस में, FATF। अगर नहीं सुना तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास आपको देखने को मिलेगा पेरिस में।
और ये वो संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है। ये किस लिए काम करती है? जस्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बेसिकली संस्था काम कर रही है। तो उसने कहा था कि जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कस्टमर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखें। तो KYC की जो गाइडलाइंस है वो FATF की तरफ से इशू की गई थी। तो अब यहाँ पर वीडियो KYC की बात चल रही है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू KYC करेंगे, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है RRBs में, रीजनल रूरल बैंक्स में। सो रीजनल रूरल बैंक की जब मैं बात करता हूं तो 2 अक्टूबर 1975 से इन्होंने काम करना शुरू किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती थी उस समय ये डिसीजन लिया गया कि भारत में RRBs को स्टार्ट किया जाएगा, रीजनल रूरल बैंक्स को स्टार्ट किया जाएगा। और प्रथम ग्रामीण बैंक भारत का पहला ग्रामीण बैंक था जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथम ग्रामीण बैंक। लेकिन अभी हम प्रथम ग्रामीण बैंक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना ग्रामीण बैंक TGB और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, APGVB। सो ये दोनों हमारे पास पहले ऐसे ग्रामीण बैंक बने हैं जिन्होंने वीडियो KYC शुरू की है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर से एग्जाम कोई देना जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RRB, जितने भी स्टूडेंट RRBs होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें शेयर होल्डिंग फिक्स होती है। शेयर होल्डिंग का मतलब हिस्सेदारी फिक्स होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, याद रखिएगा, किसी भी RRB में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी हिस्सेदारी 50% होती है। याद रखिएगा, किसी भी RRB में, ग्रामीण बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% होती है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो रहती है 15%। याद रखिएगा, ओनली 15%। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है, जैसे इनके केस में, इन दोनों के केस में SBI है, तो स्पॉन्सर बैंक की जो हिस्सेदारी होती है वो रहती है हमारे पास 35%। स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी कितनी रहती है? 35%। और ग्रामीण एरिया की डेवलपमेंट के लिए, जैसे जो भी ग्रामीण एरियाज में फंड्स की एलोकेशंस करनी होती हैं और एरिया की डेवलपमेंट करनी होती है, उसके लिए बेसिकली हमारे पास ये ग्रामीण बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया था। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों से ये है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर किसी को पता है तो, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको ग्रामीण बैंक देखने को नहीं मिलेंगे। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी ग्रामीण बैंक आपको देखने को नहीं मिलेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है गोवा। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास करेक्ट आंसर है गोवा। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको कोई भी RRB देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भारत के हर राज्य में आपको ऑलमोस्ट RRB देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। देखिए, इंडिया जो है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि लोग जो है अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल का यूज़ करें, ताकि आप गवर्नमेंट ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करें। जब आप गवर्नमेंट ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करेंगे तो भारत में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयला जलाकर बनाई जाती है। जब आप गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कोयला कम जलाना पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। यही हमारा मेन टारगेट है। तो यहाँ पर जो इंडिया का रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चल रहा है उसको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, और ये जो पैसा लोन के रूप में चैनलाइज होगा उसके लिए SBI की हेल्प ली जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प ली जाएगी। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में कौन कौन सी दो एंटिटीज पार्टनर है। सो एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। दोनों के नाम आप याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर इंडियाज ग्रीन इकोनॉमी फाइनेंस में बात की थी कि 625 मिलियन लैंडिंग प्रोग्राम चलेगा SBI के साथ, और रूफटॉप सोलर यूनिट फॉर द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स। अलग अलग जगहों के लिए हम क्या करेंगे, लैंडिंग करेंगे, ताकि जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं वहां पर क्या हो सके, वहां पर बेसिकली सोलर पैनल्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। चलिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, नेशनल सोलर मिशन, कई बार मैं आपको वीडियोस में बात कर चुका हूं कि भारत का नेशनल सोलर मिशन ऑनगोइंग है, जिसमें हमने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा है 2022 तक। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी टारगेट बाय 2022। लेकिन इसमें भी, इस 100 गीगावाट में भी 40 गीगावाट का जो टारगेट है वो रूफ टॉप के थ्रू है। जो रूफ टॉप पे जो सोलर प्लांट लगने हैं, ठीक है, रूफ टॉप सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, एटलीस्ट 100 गीगावाट के अंदर ही। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें फाइनेंस कर रही है, सो दैट इज वर्ल्ड बैंक। इंडिया की कौन सी एंटिटीज में इंक्लूड है, तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 100 गीगावाट सोलर एनर्जी हमें कब तक प्रोड्यूस करनी है, टारगेट कब तक रखा गया, कौन सा ईयर, 2022 तक। कौन सा ईयर, 2022 तक।
चलिए, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज आपसे पूछने जा रहा हूँ। सोलर एनर्जी के लेकर हमने कई बार बात की, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया कि हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट, बेसिकली उसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट यूज़ होता है। सनलाइट आती है, ठीक है, और हमारे पास सेमीकंडक्टर या कोई भी ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं, और सेमीकंडक्टर से हमारे पास फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है फोटोवोल्टिक इफेक्ट का, ये किसने डिस्कवर किया था? मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टूडेंट एडमंड बिक्यूरल, ठीक है। सो ही इज द पर्सन, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, जिसमें इन्होंने समझाया था कि जो सनलाइट है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाम याद रखिएगा, एडमंड बिक्यूरल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइम मैगजीन एनुअल लिस्ट ऑफ 100 पर्सनैलिटीज जिनको हमारे पास फीचर किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें जो आने वाले टाइम में जो लीडर्स होंगे, मतलब कि उनके बारे में कहीं ना कहीं बात की गई है। 2021 टाइम 100 नेक्स्ट, ओके। सो इसमें हमारे पास जो कुछ इंडियन ओरिजिन से या इंडियन रूट से कनेक्टेड जो लोग हैं उनके बारे में बात की गई है। इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं? तो ये हैं विजय गाड़े, चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ ट्विटर, ठीक है, ये चीफ लीगल ऑफिसर हैं ट्विटर के, और ऋषि सनूक जो कि हमारे पास ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं राइट नाउ ब्रिटेन की गवर्नमेंट में, और इंडियन ओरिजिन से है। अपूर्वा मेहता, शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंस्टाकार्ट। फिर हमारे पास शिखा गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट गेट अस पीपी, ओके। रोहन, ये हमारे पास फाउंडर हैं अपसॉल्व के। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने एक पार्टी की फॉर्मेशन की है, भीम आर्मी। इनकी पार्टी का नाम है भीम आर्मी। ये दलित लीडर एक तरह से माने जाते हैं भारत के, और इनका काम है दलितों को जो भी उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे उसके लिए लड़ाई करना और उनको उनके अधिकार दिलवाना। बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद आप याद रखिएगा कौन है हमारे पास, भीम आर्मी से, ठीक है। और चंद्रशेखर रवन के नाम से भी इनको जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद रवन के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए, एक चीज़ में और अभी हमने बात की, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें ट्विटर की बात आ गई, तो ट्विटर के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। एक पर्सन का नाम, जैसे विजय गाड़े हमारे पास चीफ लीगल ऑफिसर है ट्विटर में, तो ट्विटर के जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, सीटीओ, वो भी इंडियन है। ऑल्दो इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है कि नेम द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ ट्विटर, तो वो है पराग अग्रवाल। एक बड़ी पोस्ट है, ठीक है। सीईओ तो ट्विटर के जैक डॉर्सी हैं, लेकिन चीफ टेक्निकल ऑफिसर पराग अग्रवाल। तो आप देखेंगे कि यूएसए की जितनी भी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, वहां पर टॉप लेवल की पोजीशंस पर आपको इंडियन ओरिजिन के लोग देखने को मिलेंगे, ओके। सो चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमने अभी ट्विटर की बात की, ट्विटर ने किस पॉलिटिकल लीडर को परमानेंटली बैन कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जनवरी में हमारे पास ट्विटर बैंड विच पॉलिटिकल लीडर परमानेंटली? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर आई गेस दे पाएंगे। ओके, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ही इज द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आने वाले इलेक्शन में वो फिर से कंटेस्ट करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, ये भी उन्होंने कहा है, ठीक है। और इनको अपने प्लेटफॉर्म से परमानेंटली बैन करना एक बहुत बड़ी बात थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से परमानेंटली बैन किया था डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट हमारे पास एसबीआई जॉइंस लिंक, ठीक है। अब ये लिंक क्या है? ये ब्लॉकचेन बेस्ड डाटा नेटवर्क है, पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन डाटा नेटवर्क। बेसिकली आजकल जितनी भी हमारे पास बड़ी फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने लगी हैं। तो ये जो लिंक नाम से ब्लॉकचेन डाटा नेटवर्क है, किसने बनाया है? जेपी मॉर्गन चेज ने। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंटिटीज में से एक है, यूएस की फाइनेंशियल एंटिटी है, ठीक है। याद रखिएगा, जेपी मॉर्गन चेज ने ब्लॉकचेन बेस्ड डाटा नेटवर्क बनाया। ब्लॉकचेन का सबसे पहला यूज हमें देखने को मिला था बिटकॉइन में, लेकिन बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है,
लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हम कई जगहों पर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी भी ये आया बच्चों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला बड़ा यूज़ हमें कहाँ देखने को मिला, तो आप याद रखिएगा दैट इज इन बिटकॉइन। ओके, इसके अलावा SBI बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू गो लाइव विद ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ JP मॉर्गन। तो JP मॉर्गन के पेमेंट नेटवर्क, ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क के साथ जुड़ने वाला जो पहला बैंक भारत में बना है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा वो हमारे पास कौन सा बैंक आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा पेपर में आ जाता है, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से SBI को पहले हम जानते थे। और करंट चेयरमैन कौन है SBI के, दिनेश कुमार खरे, ठीक है, याद रखिएगा दिनेश कुमार करंट चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और स्टेट बैंक हमारे पास इंडिया का ऐसा बैंक है जिसकी मैक्सिमम ब्रांचेस हैं ओवरसीज एज कंपेयर टू एनी अदर इंडियन बैंक। किसी भी दूसरे बैंक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस फॉरेन में अगर किसी बैंक की हैं, किसी इंडियन बैंक की, तो वो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन बैंकिंग कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बात की कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग जगहों पर हमें यूज़ देखने को मिलेगा। और इसीलिए NIC हमारे पास एक गवर्नमेंट संस्था जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसने क्या कहा है कि एक ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करेंगे। याद रखिएगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो एक सेटअप करेंगे हमारे पास सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि दे विल एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से है कि ये कहां पर सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हाँ जी, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर गोइंग टू सेट अप सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट विच प्लेस, सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट विच प्लेस। सो स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है बेंगलुरु। तो सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहां पर हमारे पास ब्लॉकचेन को लेकर रिसर्च वर्क किया जाएगा बेंगलुरु में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हमारे पास दिए गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इसमें बेस्ट जो पिक्चर का जो अवार्ड है, बेस्ट पिक्चर ड्रामा, वो मिला है नोमैडलैंड को, ठीक है। और जिसको हमारे पास चाइनीज फीमेल डायरेक्टर हमारे पास चॉली जाओ ने हमारे पास डायरेक्ट किया था। तो इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड। तो याद रखिएगा दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, एक तो है नोमैडलैंड जिसको मिला है बेस्ट पिक्चर ड्रामा, और चोल जाओ, ठीक है, जिसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, एक हमारे पास सीरीज भी है द क्राउन नाम से, एक टेलीविजन सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा हिट है आज की डेट में यूरोप में। तो इसको बेस्ट कई सारी कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया। ये क्राउन सीरीज बेसिकली आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है किस पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो याद रखिएगा ये जो क्राउन सीरीज हमारे पास है ये क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ 2 जो राइट नाउ इंग्लैंड और हमारे पास यू कैन से यूके की जो एम्पर है क्वीन एलिजाबेथ 2, उनकी रियल लाइफ के ऊपर ये जो मूवी है, ये जो सीरीज है वो बेस्ड है, द क्राउन। ओके, सो अगर मैं क्वीन एलिजाबेथ 2 की बात करूं, काफी एज हो चुकी है इनकी, ऑलमोस्ट 94 ईयर ओल्ड है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है इनकी कोरोनेशन किस ईयर में हुई थी स्टूडेंट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ यूके। यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क अगर हमारे पास कोई रही है वो क्वीन एलिजाबेथ 2 रही है। तो इनकी कोरोनेशन कौन से ईयर में हुई थी, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हमारे पास कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 2 टुक प्लेस इन विच पर्टिकुलर ईयर। ओके, करेक्ट आंसर याद रखिएगा 1953, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ 2 की कोरोनेशन हमारे पास हुई थी 1953 में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है, याद रखिएगा, इन द हिस्ट्री ऑफ यूके। नेक्स्ट हमारे पास दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो दादा साहब फाल्के जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो इनके नाम पर हमारे पास दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार वैसे तो कई सारे अवार्ड दिए गए, लेकिन एक अवार्ड काफ़ी स्पेशल रहा जो दिया गया सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी परफॉर्मेंस के लिए दिल बेचारा। उनकी जो लास्ट मूवी थी हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी, और भी कई सारे उस पर एलिगेशन है कि सुसाइड है, मर्डर है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो लास्ट मूवी थी वो हमारे पास दिल बेचारा, उन्हें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। देखिए
याद रखिएगा क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, क्रिटिक्स वर्ड वहां पर यूज नहीं हुआ, तो आपने याद रखना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, अक्षय कुमार को। ठीक है, उनकी मूवी लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, तानाजी को। आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है तानाजी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, दीपिका पादुकोण को, उनकी मूवी छपाक के लिए। ठीक है, दीपिका पादुकोण को उनकी मूवी छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, सो ये कुछ जो हैं अवार्ड्स हैं, आप याद रखिएगा। हाँ, इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि वेब सीरीज़ को भी अवार्ड दिया गया। तो जो बेस्ट वेब सीरीज़ को अवार्ड मिला है वो मिला है स्कैम 1992 को। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि बहुत ही हिट वेब सीरीज ये रही, तभी इसको अवार्ड मिला है। स्कैम 1992 को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सिंपल है, जो आई गेस सबको आंसर करना चाहिए कि ये जो स्कैम 1992 है, जो वेब सीरीज है, वो किस पर्सन की लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। स्कैम 1992 जो है वो किस पर्सन की लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट किसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है, हर्षद मेहता। जी हाँ, हर्षद मेहता, वो पर्सन जिसने बहुत बड़े लेवल पे स्कैम किया था और पूरे इंडिया की स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था 1992 में। ओके, सो ऑल्दो अब तो ये नहीं रहे, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इन्हीं की लाइफ के ऊपर हमारे पास एक फेमस वेब सीरीज बनी स्कैम 1992। और देखिएगा, स्कैम की वजह से, इस बड़े स्कैम की वजह से जो हर्षद मेहता ने कमिट किया था, सेबी को पावर मिली टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। सेबी गॉट स्टैट्यूटरी पावर टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन द ईयर 1992। ऑल्दो सेबी 1988 में 1988 में 1988 में एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी पावर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने कब मिली, इन द ईयर 1992। ओके, सो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास मैप माई इंडिया इंटीग्रेटेड विद कोविन पोर्टल। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो मैप माई इंडिया, ये हमारे पास इंडिया का एक मैप प्रोवाइडिंग स्टार्टअप है। ठीक है, जो हमारे पास नेविगेशन और मैप सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। इसको इंटीग्रेट किया गया है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कहाँ हो सकती है आपकी, अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो कोविन हमारे पास वो पोर्टल है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैप बाय इंडिया की हेल्प से, कि कहां पर आपको कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है, अवेलेबल कहां है, नियर बाय प्लेसेस। तो आरोग्य सेतु और कोविन को तो पहले ही हम यहां पर इंटीग्रेट कर चुके हैं। याद रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें हमारे पास आपके नियर बाय कौन कौन लोग इन्फेक्टेड हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो और आरोग्य सेतु और कोविन को तो पहले ही हम क्या कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब इसमें एक तीसरी एंटिटी इंटीग्रेट हो चुकी है जिसका नाम है मैप माई इंडिया। सो यहां पर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जाने के लिए अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप फॉरेन यूरोप में कई कंट्रीज विजिट करते हैं, तो अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट है तभी आपको अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर आप याद रखिएगा कौन सी एंटिटी हमारे पास हेल्प करेगी। ऑप्शन में आपको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, तो आपने याद रखना है गूगल भी दिया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन आपने याद रखना है मैप माई इंडिया, एक इंडियन एंटिटी। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से मैप माई इंडिया को लेकर ही है। सो मैप माई इंडिया टू डेवलप इंडियाज इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल। मैप माई इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया का इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल बनाने जा रहा है। इसमें कौन सी एंटिटी मैप माई इंडिया की हेल्प करेगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। मैप माई इंडिया गोइंग टू डेवलप इंडियाज इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल विद द हेल्प ऑफ विच एंटिटी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास इसरो। याद रखिए, करेक्ट आंसर है हमारे पास इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मैप माई इंडिया मिलकर हमारे पास क्या करेंगे, एक ऐसा पोर्टल डेवलप करेंगे जो मैपिंग पोर्टल जो आगे चलकर गूगल मैप्स को टक्कर देगा। हाँ जी, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो देखिए, इंडिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो कहां बनाया जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी इन बिहार। याद रखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी इन बिहार। देखिए, अगर मैं डॉल्फिन की बात करूं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास जो डॉल्फिन है उसको 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। तो अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो आपने याद रखना है गंगेटिक डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन अगर साउथ एशिया में बात करूं, दो रिवर्स में मेनली आपको देखने को मिलेगी, एक तो है गंगा
और दूसरा है इंडस। इन दो रिवर्स में आपको ये देखने को जनरली मिलेंगी। सो गंगा रिवर हमारे पास मेनली इंडिया से फ्लो करती है और इंडस रिवर आपको पता है पाकिस्तान से मेनली फ्लो करती है। तो गंगेटिक डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन दो अलग अलग नाम हमारे पास दिए जाते हैं, लेकिन भारत की जो डॉल्फिन मतलब कि विश्व की जो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है रिवर डॉल्फिन, वो आपको हमारे पास बिहार और उसके आसपास के एरियाज में देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं स्टूडेंट यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर ज़्यादातर बच्चे अगर पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि पंजाब स्टेट ने भी अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को ही डिक्लेयर किया हुआ है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम डॉल्फिन्स कैन बी फाउंड इन विच रिवर ऑफ पंजाब। मैक्सिमम डॉल्फिन्स कैन बी फाउंड इन विच रिवर ऑफ पंजाब। पंजाब की कौन सी रिवर में मैक्सिमम डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलेंगी? जी हाँ, पंजाब के अंदर भी आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी रिवर? ओके जी हाँ, बियास। याद रखिएगा बियास। ठीक है, पंजाब से होकर फ्लो करती है, बियास में आपको काफी डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू मार्क 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जनरल असेंबली ने डिसीजन लिया है स्टूडेंट कि वो 2023 को एक तरह से हमारे पास मानेंगे एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स की जब मैं बात करता हूं, मिलेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट मोटा अनाज। ठीक है, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। तो हमारे पास ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, कि हमारे पास मिलेट जो है इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए या ऐसी कंट्री के लिए जो हमारे पास कई तरह की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को फेस करती हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ हो जाती है। तो इंडिया, बांग्लादेश, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया और सेनेगल की हेल्प से हमारे पास क्या किया गया, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि 2023 को हम मानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आप एक चीज़ और स्टूडेंट नोट डाउन कीजिएगा कि हमारे पास यूएनजीए ने 2021 को, जनरल असेंबली ने 2021 को किस ईयर के रूप में डिक्लेयर करने का फैसला किया है? क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, 2021 को जनरल असेंबली किस रूप में ऑब्जर्व कर रही है? क्रिएटिव ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2021 को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जनरल असेंबली के कहने पर। हाँ, अगर खाली यूएन आ गया, एक बात और याद रखना, अगर पेपर में अकेला आ गया कि यूनाइटेड नेशन ने 2021 को किस रूप में डिक्लेयर किया है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। सिर्फ अगर यूएन वर्ड लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन कि यूएन ने 2021 को किस ईयर के रूप में ऑब्जर्व करने की बात की है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। लेकिन अगर आ गया कि यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस रूप में ऑब्जर्व करने की बात की है, तो याद रखिएगा क्रिएटिव ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा क्रिएटिव ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी, माय अपॉलॉजीज, क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ सस्टेनेबल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, क्रिएटिव इकोनॉमी, माय अपॉलॉजीज, थोड़ा सा गड़बड़। क्रिएटिव इकोनॉमी आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 2021 को हम ऑब्जर्व करेंगे यूएनजीए के कहने पर। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन एक सिंपल सा है कि हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि स्टेट विद मैक्सिमम मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया। नेम द स्टेट विद हाईएस्ट मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर है राजस्थान। जी हाँ, याद रखिएगा बच्चों कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन किस राज्य के द्वारा की जाती है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास राजस्थान। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। मैरी कॉम अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ आईबा चैंपियन। देखिए, आईबा हमारे पास दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो यहां पर क्या हुआ है कि उन्होंने 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, 6 बार मैरी कॉम बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, तो उनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया आईबा चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी का। एक आईबा की कमेटी है, ठीक है, चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी। सो शी वाज इलेक्टेड एंड बाय द बोर्ड ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम आईबा की बात करते हैं तो ये बॉक्सिंग की रेगुलेटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, आईबा का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लॉसेन स्विट्जरलैंड। ओके, सो
और मैरी कॉम के बारे में एक चीज़ और मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि मैरी कॉम राइट नाउ राज्यसभा की मेंबर भी हैं। शी इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। सो शी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। शी इज़ राइट नाउ वन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा की मेंबर हैं। और हमारे पास अगर मैं बात करूं तो अपनी कंट्री के लिए यानी हमारे देश के लिए कई सारे मेडल्स जीत चुके हैं, कई जगहों पर इंडिया का नाम ये रोशन कर चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सी न्यूज़ है स्टूडेंट, इसमें कुछ टिपिकलिटी नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग वन है कि थर्ड बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं हमारे पास। कौन? हमारे पास वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हमारे पास किरण पोलार्ड। तो किरण पोलार्ड जो है हर्षल गिब्स और युवराज सिंह के बाद तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं एक ही ओवर में। और ये इन्होंने कहाँ पे किया? श्रीलंका के अगेंस्ट एट द कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड इन एंटीगुआ। ये आप एक तो क्रिकेट ग्राउंड के बारे में याद रखिएगा, एक क्रिकेट ग्राउंड अभी राइट नाउ न्यूज़ में है, तो एक तो क्रिकेट ग्राउंड याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा किसने अभी रिसेंटली 6 छक्के लगाए हैं? किरण पोलार्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ऑल दो। और इससे पहले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह। युवराज सिंह का तो आपको पता ही है कि इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे इन्होंने, ठीक है। और हमारे पास इंग्लैंड को बता दिया था कि इंडियंस को कभी भी हल्के मत लें, ना उन्हें कभी गुस्सा दिलाएं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर सिंपल फॉर्मेट में बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेजर्ट फ्लैग 6 इन यूएई। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने हमारे पास पार्टिसिपेट किया हमारे पास एक वॉरफेयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में, जो कि कहाँ हुई? हमारे पास यूएई में। यूएई में कहाँ? अल दफरा एयरबेस। तो याद रखिएगा अल दफरा एयरबेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। तो ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं इनको लेकर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? जनरली आपसे वो पूछ लेंगे डेजर्ट फ्लैग 6 हमारे पास इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई, दैट इज इंडिया एंड यूएई, या फिर कहाँ कंडक्ट की गई? तो याद रखना अल दफरा एयरबेस, जो कि कहाँ है हमारे पास? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। देखिए अभी तक तो क्या था कि हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती थी, लेकिन हमारे पास एक कंट्री ऐसा है जो इसे नेक्स्ट लेवल पे ले गया है और अब स्पेस एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी शुरू कर दी गई हैं, स्पेस डिफेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली कंडक्ट की है स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज, ये स्पेस एक्सरसाइज कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस। फ्रांस ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने स्पेस में एक डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की, स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज बेसिकली, और उसको उसने नाम क्या दिया? एस्ट्रेक्स। उसने उसको नाम क्या दिया है? एस्ट्रेक्स, ठीक है। तो आप ये भी नाम नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इजराइल ऑफिशियली रिसीव्स फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर। तो इजराइल जो है वो पहली बार उसने यूएई के एम्बेसडर को रिसीव किया है और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं इजराइल और यूएई के बीच में। देखिए ये सब क्यों हो रहा है? अगर हम बात करें, बहुत से अरबी कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज है, वो इजराइल को कंट्री ही नहीं मानते, ठीक है, उनके पिछले जो डिस्प्यूट्स है उसकी वजह से। लेकिन हमारे पास यूएसए ने एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते हुए हमारे पास एक एग्रीमेंट कराया जिसको हमने नाम दिया अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड नाम का एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसमें हमारे पास फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका रही ताकि इजराइल और यूएई क्लोज आ सके। तो पहली बार क्या हो रहा है कि यूएई में हमारे पास यूएई का जो एम्बेसडर है वो हमारे पास देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर? हाँ जी, वो आपको देखने को मिलेगा इजराइल में। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस एग्रीमेंट में, अब्राहम अकॉर्ड में, इजराइल और यूएई के अलावा एक तीसरी कंट्री भी था, नेम द थर्ड कंट्री। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि इजराइल और यूएई के अलावा एक तीसरा कंट्री भी इस हमारे पास अकॉर्ड में शामिल था, इस एग्रीमेंट में शामिल था। उस तीसरी कंट्री का नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास बहरीन। करेक्ट आंसर है हमारे पास बहरीन। ओके, तो बहरीन, इजराइल और यूएई, इन तीन कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था अब्राहम अकॉर्ड, और इस सब में हमारे पास क्या था? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम भूमिका रही थी। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट भी किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे पास रिलीज किया गया है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है,
तो उनके द्वारा। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि बेसिकली शहरों में रहना कितना ईजी है, कितनी डिफिकल्टीज आपको डेली लाइफ में हमारे पास फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें पॉपुलेशन विद मिलियन प्लस और पॉपुलेशन लेस देन मिलियन, दो कैटेगरीज ब्रॉड लेवल पे बनाई गई हैं। तो जहां पर मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहां पर अगर हम बात करें, टॉप पोजीशन पर आप बेंगलुरु, दूसरी पे अहमदाबाद, दूसरी पे पुणे और थर्ड पे अहमदाबाद। पॉपुलेशन लेस देन मिलियन तो शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चों को आपको ये दोनों सिटीज़ के नाम तो पता होंगे। ये तो एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। भुवनेश्वर आपको पता है उड़ीसा। सिलवासा का नाम ज़्यादातर बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास हेडक्वार्टर है दादरा और नगर हवेली का। जी हाँ, याद रखिएगा, ये जो सिलवासा है वो दादरा और नगर हवेली का हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे पास जो दोनों कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं और दोनों कैटेगरीज में टॉप किया है, एक शिमला ने और एक बेंगलुरु ने। नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए स्टूडेंट, इंडिया ने हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखा चाइना के साथ, ठीक है। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे पिछले एक साल में चाइना के साथ रिलेशन में, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी बार कहा कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे। लेकिन ये सब कहने की बात है, क्योंकि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो 2020 में हमारे सामने आया है वो चाइना ही है। और सुनकर आपको हैरानी होगी कि चाइना से हमने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो खरीदी हैं, ठीक है, उनको बेचा बहुत कम है। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने क्या खरीदी है, हैवी मशीनरीज। और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ट्रेड हमने जिस कंट्री के साथ किया वो यूएसए, और थर्ड नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए स्टूडेंट, चाइना ने हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन फिर भी वो हमारे को आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है राइट नाउ गवर्नमेंट के सामने कि चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कैसे करें। एक देखिए, एक तो चाइना क्या करता है, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी वजह से हमें डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, और दूसरा हम उसी को पैसा दे रहे हैं, उसी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अब आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक हम चाइना जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे जो हमारी एक एनिमी कंट्री है। देखिए, वैसे तो हमारे पास जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका परमानेंट एनिमी, कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, लेकिन अभी के लिए हमें सिचुएशन को मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। तो देखिए स्टूडेंट, यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है जो कि एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है हमारे पास। इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये रिपोर्ट किसने दी है हमारे पास? यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नैरोबी, कीनिया में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नैरोबी, कीनिया। और इसके साथ हमारे पास WRAP, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट दी, वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, जिसमें क्या कहा गया कि जो विश्व में प्रोड्यूस होने वाला 17% फूड है, ठीक है, वो हर साल वेस्ट हो जाता है, मतलब कि वो यूज़ हो ही नहीं पाता। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएँ। और 74 किलो पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा 74 kg फूड जो है वो वेस्ट होता है। यानी कि अगर हम एवरेज लगाएं तो हर व्यक्ति अमूमन 74 किलो फूड जो है वो हर साल वेस्ट करता है। और इंडिया में जो पर कैपिटा फूड वेस्टेज है वो 50 किलोग्राम है, जबकि इंडिया में आप देखिएगा कि कितने लोग भूखे सोते हैं। तो फिर भी हमारे पास फूड वेस्टेज कितनी ज़्यादा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस फूड वेस्टेज को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। चलिए मैं आपसे सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि फूड की बात हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड फूड डे हमारे पास कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड डे हमारे पास कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। सो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे पास थिंक टैंक ने, फ्रीडम हाउस ने ये रिपोर्ट दी है। किसने रिपोर्ट दी है? फ्रीडम हाउस नाम की एक एंटिटी है, उसने एक रिपोर्ट दी है। इंडिया को पार्टली फ्री इन्होंने कहा है फ्रॉम फ्री। पहले इंडिया फ्री की कैटेगरी में था, लेकिन अब पार्टली फ्री। इंडिया का जो रैंक रहा 88, जी हाँ याद रखिएगा, 83 से इंडिया का रैंक गिरकर 88 पहुंच गया है। तो इंडिया का रैंक आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, जिन कंट्रीज ने टॉप किया है वो है फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। जी हाँ याद रखिएगा, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक सीधा सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें जनरली इंडिया का रैंक पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा इंडिया के अलावा इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया, मतलब अगर इंडिया के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते तो। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ठीक है, एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड। तो राजीव मल्होत्रा जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे पास एक रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे दी है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है सीधा सीधा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स, तो ये बुक किसने लिखी है? तो आप याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास राजीव मल्होत्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? जब हम मशीन को सोचने लायक क्षमता देते हैं कि मशीन खुद से सोचकर डिसीजन ले सके, सो दैट इज नोन टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एआई? हाँ जी, हु इज नोन टू बी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बस। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट मेरे पास जॉन मैकार्थी। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये था स्टूडेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।